हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी थी इंटेक्स क्वेश्चंस की और हमने हमारे चैप्टर में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको हमने कर लिया है सॉल्व। और अब फाइनली बारी आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो भाई इस सेशन में हम हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आंसर उसका फाइंड आउट करेंगे और हर एक टॉपिक को रिवाइज करते हुए हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई? अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन अ सनी डे, अ क्लाउडी डे, अ हॉट डे और अ विंडी डे। बेसिकली आपको 4 वेदर कंडीशंस दी गई हैं। एक क्लाउडी डे है, एक सनी डे है, एक हॉट डे है और एक विंडी डे है, यानी कि बहुत हवा चल रही है उस दिन। तो इनमें से ऐसे कौन से दिन हैं जब आपको अपना जो सोलर वाटर हीटर है उससे गर्म पानी नहीं मिल सकता? तो भाई ये जो हमारा सोलर वाटर हीटर है ये क्या करता है? ये हम बोलते हैं कि सोलर रेडिएशंस को क्या करता है? यूटिलाइज करता है। यानी कि सोलर रेडिएशंस में जो हीट एनर्जी छुपी होती है, ठीक है, जो हीट एनर्जी छुपी होती है उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करता है। कैसे यूटिलाइज करता है? पानी को गर्म करने के लिए यूटिलाइज करता है। बेसिकली ये सोलर रेडिएशंस आ कहाँ से रही हैं भाई? ये सोलर रेडिएशंस आ रही हैं हमारी सन से। सन अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए मेजर एनर्जी का सोर्स क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए सन। तो सन हम बोलते हैं कि माना जाता है कि 5 बिलियन ईयर से अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 5 बिलियन ईयर से कंटिन्यूसली हमारे प्लेनेट अर्थ तक क्या कर रहा है? अपनी सोलर रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहा है। और ये बोला जाता है, माना जाता है कि आगे आने वाले 5 बिलियन सालों तक और ये क्या करने वाला है? सोलर रेडिएशंस हमारे प्लेनेट अर्थ तक पहुंचाने वाला है। तो सन से निकल रही जो सोलर रेडिएशंस है, इन सोलर रेडिएशंस को कौन अब्सॉर्ब कर लेता है? आपका सोलर वाटर हीटर। बेसिकली आप या तो सोलर पैनल वगैरह लगाते हो, मैंने आपको बताया है किस तरह से एक सोलर पैनल होता है, ठीक है। जिस भी सिटी में आप रह रहे होते हैं, आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो तो आजकल जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके के पैनल लगा दिए जाते हैं और इस पैनल में आपको बहुत सारे क्या दिखते हैं? इस तरीके के ब्लॉक्स दिखते हैं। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं बच्चों? ये ब्लॉक्स होते हैं सोलर सेल्स, ठीक है। हर एक ब्लॉक को हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं सोलर सेल। और ये सोलर सेल किसका बना होता है भाई? ये सोलर सेल बना होता है एक सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का नाम क्या है? बड़ा अच्छा सा नाम है, उसका नाम है सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई? हम इसको, कंडक्टर का मतलब तो हमें पता है कि कंडक्टर मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा हो। लेकिन ये सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब होता है आधा। यानी कि हम एक पर्टिकुलर मटेरियल को बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर तो है लेकिन ये आधा कंडक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो देखो, सेमीकंडक्टर्स हम बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ा दो वो क्या बन जाते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं। सिलिकॉन हम बोलते हैं कि एक बेस्ट एग्जांपल है। सिलिकॉन क्या होता है भाई? एक सेमीकंडक्टर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक कंडक्टर। जरा याद करो, कंडक्टर के बारे में हमने अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, भाई इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? जब उस कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या कर दो? एक बैटरी लगा दो। बैटरी क्या करती है? एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देती है। कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। जैसे ही कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनको रियलाइज हुआ कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे भाई? वो पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल की तरफ क्या करने लगेंगे? फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि
किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जब आप क्या कर दोगे, एक बैटरी लगा दोगे, बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेट कर दिया और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब बहती है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाई, फ्लो करते हैं। बिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हम करा सकते। यही तो रीजन है कि इंसुलेटर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई, इसलिए क्योंकि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं ना उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, उनका फ्लो ही नहीं होगा, तो फिर इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कहाँ पढ़ी थी, अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ी थी। अब जब हम बात कर रहे हैं किसी सेमीकंडक्टर्स की, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, सिलिकॉन। ये क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। कंडक्टर मतलब क्या कि डेफिनेटली इसके पास क्या आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये कंडक्टर बढ़ता है। तो क्या होता है ना, सिलिकॉन के एटम्स होते हैं, उन एटम्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो सिलिकॉन के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, सिलिकॉन के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एटम से बाहर निकल आता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से सिलिकॉन क्या करता है। सिलिकॉन हम बोलते हैं कि एज अ कंडक्टर काम करता है। कैसे काम करता है भाई, टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया, सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसी इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से हट जाते हैं, बाहर निकल आते हैं उससे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और भाई जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ ही गए हैं सिलिकॉन में, तो अब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों पढ़ाई है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला है कि हम जितने भी सवाल करेंगे, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चंस हो, चाहे वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, हम हर एक सवाल को अपने प्रीवियस कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको पूरा सिलिकॉन का बताया है सिस्टम, ये क्यों बताया भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोलर पैनल लगे होते हैं ना इस तरीके के, इन सोलर पैनल्स में जो आपको ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमने अभी क्या बताया आपको, सेल बताया है, ये सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के ही बने होते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे आपको सिलिकॉन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ी। आखिर आपको पता तो होना चाहिए यार, आप लोग अब क्लास 10th में आ गए हो। ठीक है, अब हम बच्चे तो रह नहीं गए हैं कि बस हमने चीजें देख ली, लेकिन हमने अपनी क्या किया, क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं किया। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, स्ट्रीट लाइट, इनफैक्ट आजकल तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी क्या होने लगे हैं, इस तरीके के पैनल्स यूज होने लगे। तो आपको पता तो होना चाहिए, आपको मोटी मोटी चीजें तो पता रहती है कि हाँ भाई ये सोलर पैनल्स हैं और इन सोलर पैनल से क्या होता है, सोलर रेडिएशंस अब्सॉर्ब होती हैं और फिर वो रेडिएशंस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या होता है, किस तरह से सोलर रेडिएशंस अब्सॉर्ब हो रही हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों हो रही है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम बोलते हैं कि सोलर सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सोलर सेल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन की क्या होती है, एक लेयर होती है। अगर मैं एक सेल की बात करूं तो एक सेल में हम बोलते हैं कि बीच में क्या होती है, एक सिलिकॉन की लेयर होती है और उस सिलिकॉन की लेयर के ऊपर और नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, उस सिलिकॉन की लेयर के ऊपर और नीचे हम बोलते हैं कि मेटेलिक रॉड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये मेटेलिक रॉड्स क्या करती हैं, बेसिकली सिलिकॉन की लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाती हैं। लेकिन जरा दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास एक मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो अगर आपने उस मटेरियल के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर भी दिया तो भी क्या होने वाला है, क्या करंट फ्लो होगा। एक लकड़ी ले लो या एक पेन ले लो, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, इसके अक्रॉस मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर दिया, बैटरी लगा दी है, तो क्या मेरा ये पेन ग्लो करने लगेगा। ठीक है, आपने क्या किया है, एक ग्लास का पीस लिया है, ग्लास के पीस के अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी है, तो क्या उस ग्लास के पीस में करंट फ्लो होने लगेगा, नहीं ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
सिलिकॉन जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आपने मेटेलिक रॉड्स लगा भी दी है, पोटेंशियल सेट कर भी दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होता है, हमें सिलिकॉन लेयर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा भाई, तो ये जो सोलर रेडिएशन है ना, यही इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। इन पैनल्स के ऊपर, इन सोलर सेल्स के ऊपर जैसे ही सोलर रेडिएशन आके गिरती हैं, सिलिकॉन लेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके अंदर आ गए क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सिलिकॉन लेयर के पास क्या आ गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी सेट करके रखा ही हुआ था, तो फिर अब देरी क्यों करें भाई, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेट है और इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब फ्लो करना शुरू करेंगे, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रिक करंट फर्दर हम बोलते हैं कि स्टोर करके रख लिया जाता है, और फिर जहां पे यूज करना होता है वहां कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैंने पूरा सोलर सेल किस तरह से काम करता है ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ तो हमने क्या किया है, देखो जो सोलर एनर्जी डिवाइसेस जो होती हैं, वो डिवाइसेस जो कि सोलर एनर्जी को यूज करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी डिवाइसेस कहते हैं। दो टाइप की होती हैं। एक टाइप मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये उस टाइप की सोलर एनर्जी डिवाइस हैं जो कि सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि दूसरे टाइप के डिवाइसेस भी आते हैं, जहां जो कि हम बोलते हैं कि सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और एज सच उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक टाइप की डिवाइस तो मैंने आपको बता दी, और जो मैंने दूसरे टाइप का आपको मैंने बताया, मेंशन किया है कि एक ऐसे डिवाइसेस जो कि सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एज सच उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, फर्दर उसे किसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। उन सोलर एनर्जी डिवाइसेस का बेस्ट एग्जांपल क्या है भाई, उसका बेस्ट एग्जांपल है सोलर कुकर। क्या एग्जांपल है भाई, सोलर कुकर है। अब आप कोई भी टाइप की सोलर एनर्जी डिवाइस क्यों ना ले लो, चाहे आप सोलर कुकर ले लो, चाहे आप क्या ले लो, सोलर पैनल ले लो, किसी भी टाइप की आप सोलर एनर्जी डिवाइस क्यों ना ले लो, दोनों में ही हम बोलते हैं कि जो आउटपुट होता है वो अफेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, इस सोलर रेडिएशन के कारण। भाई कोई भी टाइप की सोलर एनर्जी डिवाइस ले लो, चाहे सोलर पैनल ले लो, चाहे सोलर कुकर ले लो, ये करते क्या है, ये दोनों ही हम बोलते हैं कि सोलर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। दोनों ही कैसे चल रहे हैं, इन सोलर रेडिएशंस पे चल रहे हैं, और अगर ये सोलर रेडिएशंस प्रॉपर्ली नहीं आ रही हैं हम तक, तो क्या होगा, क्या सोलर पैनल ठीक से काम कर पाएगा, या हमारा जो सोलर कुकर है जो कि हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और उसी हीट एनर्जी से खाना बना देता है, ठीक है, क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी सिर्फ इन सोलर रेडिएशंस के कारण? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो किसी भी टाइप की सोलर एनर्जी डिवाइस ले लो, दोनों ही कैसे करती हैं, डिपेंड करती हैं, दोनों ही टाइप्स सोलर रेडिएशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सोलर रेडिएशंस हम बोलते हैं कि कब हमारी अर्थ तक, कब हम तक नहीं आ सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, अ क्लाउडी डे, यानी कि बहुत सन तो हम तक अपनी सोलर रेडिएशंस पहुंचा ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बीच में बादल आ गए हैं, बहुत सारे क्लाउड्स आ गए हैं, जिसके कारण इनफ अमाउंट में सोलर रेडिएशंस हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि अगर अब हमारी सोलर रेडिएशंस ही नहीं पहुंचेंगी तो फिर सोलर पैनल्स क्या अब्सॉर्ब करेंगे, या हम बोलते हैं कि सोलर कुकर, या इस केस में तो हमारे पास क्या था, सोलर वाटर हीटर था। ठीक है, तो सोलर कुकर क्या अब्सॉर्ब कर लेगा, सोलर वाटर हीटर क्या ही अब्सॉर्ब कर लेगा, और क्या ही हमारे सोलर पैनल्स अब्सॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूं कि किसी भी टाइप का आप सोलर एनर्जी डिवाइस ले लो, सभी किस पे डिपेंड करते हैं, सोलर रेडिएशंस पे करते हैं। अगर सोलर रेडिएशंस प्रॉपर्ली नहीं आ रही हैं, जैसा कि एक क्लाउडी डे में होता है कि बीच में बहुत सारे बादल आ गए हैं, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि प्रॉपर इनफ अमाउंट की सोलर रेडिएशंस नहीं मिल पाती हैं सोलर कुकर को या सोलर पैनल को, और फिर हम बोलते हैं कि आउटपुट जो है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप सोलर कुकर यूज कर रहे हैं या सोलर वाटर हीटर यूज कर रहे हैं तो उतना जो है ना प्रॉपर कुकिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा, प्रॉपर हम बोलते हैं कि हीटिंग टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और अगर आप सोलर पैनल यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, उतने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली है। और यही मेजर ड्रॉबैक भी है सोलर एनर्जी का, कि सोलर एनर्जी सन रेडिएशंस पे डिपेंड कर रही है, कि अगर तो सन रेडिएशंस प्रॉपर्ली आ रही हैं तो आपने सोलर एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज कर लिया, वरना क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि जो सोलर एनर्जी जो होती है वो वेदर पे डिपेंड करती है।
ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। और इस क्वेश्चन का देखने में तो ये सवाल बड़ा ही ईजी था, है ना, ये हमें दिख रहा था कि भाई क्यों सोलर वाटर हीटर जो है ना अच्छे से हॉट वाटर नहीं बना पा रहा है तो एक क्लाउडी डे में, ठीक है। लेकिन इस छोटे से सवाल के साथ, इस एक सिंपल से सवाल के थ्रू हमने एक पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया, सोलर एनर्जी का हमने पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लिया है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, Which of the following is not an example of a biomass energy source? बायोमास एनर्जी सोर्स का इनमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो भाई साफ साफ दिख रहा है कौन, हमारा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी का। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई कि न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिल रही है। न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है किससे? न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के केसेस में होता है क्या। नॉर्मल जो हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि हमने क्या करा है, सोडियम ले लिया है प्लस हमने क्या ले लिया है, क्लोराइड ले लिया है, क्या बन गया भाई, इससे नमक बन गया, NaCl बन गया, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक मैं आपको केमिकल रिएक्शन बता रही हूँ। क्लास 10th में तो आपने और बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस देख ली होंगी। तो इन केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है यूजुअली कि इलेक्ट्रॉन्स का तो ट्रांसफर हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन्स की एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो जाती है, या फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी केमिकल रिएक्शन में ये सुना है कि एटम का जो न्यूक्लियस है ना, उसी ने जाकर के क्या किया, पार्टिसिपेट कर लिया किसी रिएक्शन में? ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एटम्स के बीच में, या उनकी शेयरिंग होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम बोलते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं खुद ही जाकर के रिएक्शंस में। और ऐसी रिएक्शंस जहां पे हम बोलते हैं कि एटम्स के जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, एक्वायर करने के लिए खुद ही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर जाएं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है भाई, अगर मैं एक स्टेबिलिटी और मास नंबर के बीच में, ठीक है, स्टेबिलिटी और मास नंबर के बीच में क्या करूं, एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके के आएगा। यानी कि मैं बोल देती हूं कि वो न्यूक्लियस जिनका मास कितना है, मास नंबर हम बोलते हैं कि 50 से लेकर के 140, 50 से लेकर के 140 की रेंज में आता है जिन भी न्यूक्लियस का मास नंबर, वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। और वो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर या तो 50 से कम हो या 140 से ज्यादा हो, वो क्या होते हैं भाई, वो हो जाते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब देखो वो वाले न्यूक्लियस जिनका मास नंबर कैसा है, 50 से कम है, यानी कि वो क्या होंगे, बहुत ही छोटे से न्यूक्लियस होंगे। और वो वाले न्यूक्लियस जिनका मास नंबर हम बोलते हैं कि 140 से ज्यादा है, वो कैसे होंगे, काफी बड़े होने वाले हैं। तो छोटे वालों को क्या करना पड़ता है, इस रेंज में आना पड़ता है, यानी कि उनको बड़ा बनना पड़ता है। और जो बड़े वाले न्यूक्लियस होते हैं उनको इस रेंज में आने के लिए छोटा बनना पड़ता है कि नहीं। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, चलो बड़े वाले को तो आप दिमाग लगा सकते हो कि बड़े वाले ने क्या किया, बड़े वाले को इस रेंज में आना था तो इसने क्या किया, खुद को डिवाइड कर लिया। एक बड़े न्यूक्लियस ने अपने आप को दो छोटे न्यूक्लियाई में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे, सपोज हम बोलते हैं कि ये वाला जो न्यूक्लियस था इसका मास नंबर कितना था, टोटल 200 था। 200 जो कि 140 से कैसा है, बाहर है, बड़ा है, रेंज के बाहर है। इसने क्या किया, अपने आप को दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड कर लिया। और वो जो दो छोटे न्यूक्लियाई निकले हैं उनका एक का मास नंबर कितना है, 100 है, और चलो दूसरे का भी हमने कितना मान लिया, 100 ही माना। तो अब ये जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई निकले हैं जिनका मास नंबर कितना है, 100 है, ये दोनों ही न्यूक्लियाई हम बोलते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस के रेंज में आ जाएंगे। दोनों ही हमारे छोटे न्यूक्लियाई वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये चीज तो समझ में आ गई। अब वो वाले न्यूक्लियस जिनका जो मास नंबर है वो 50 से कम है, उनको भी क्या करना है, 50 to 140 की रेंज में आना है। वो क्या करेंगे, वो हम बोलते हैं कि दूसरे वाले न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे।
कंबाइन हो जाएंगे। सपोज पहले वाले छोटे न्यूक्लियस का मास नंबर कितना था, 25 था, दूसरे वाले का भी कितना है, 25 है, तो दोनों ही 25-25 मास नंबर के न्यूक्लियस क्या करेंगे, न्यूक्लियर क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे जिसका मास नंबर कितना होगा, 50 होगा। तो अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस बना है ये स्टेबल न्यूक्लियस के रेंज में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो पूरी हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है ना, ये पूरा खेल किसका होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में स्टेबिलिटी का होता है। न्यूक्लियस क्यों टूटते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि बन रहे हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए है। तो पूरा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में किस तरह से हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस टूटता है या किस तरह से हम बोलते हैं कि एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। जहां पे हम बोल रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जहां पे अनस्टेबल न्यूक्लियस एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस हम बोलते हैं कि दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसा केस जहां पे हम बोल रहे हैं कि दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं भाई, फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। फ्यूजन और फिजन दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप है, और जब फ्यूजन और फिजन रिएक्शन होती है ना तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है, अगर हम एक हैवी एटम की बात करें, यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम के अगर एक न्यूक्लियस का क्या हुआ है, न्यूक्लियर फिजन हुआ है। न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है भाई, बम्बार्डिंग करा देते हैं एक हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि अगर एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को अगर हमने क्या कराया, उसका न्यूक्लियर फिजन कराया है, तो इससे हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। तो जरा ये सोचो कि एक छोटू सा यूरेनियम का न्यूक्लियस तो कितना ज्यादा छोटा होता है, नेकेड आई से तो दिखने से रहा है, ठीक है, और उस छोटे से न्यूक्लियस से इतनी सारी एनर्जी निकल आई है। तो जरा ये सोचो कि अगर हमने एक चम्मच भर के यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लिया है तो कितनी सारी हीट एनर्जी रिलीज हो सकती है, कितनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी तो कहाँ से मिल रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन से मिल रही है। ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? यानी कि जितने भी हम मेजॉरिटी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम यूज करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सन की स्टोर्ड सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके सामने कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोलर एनर्जी सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं ये सारे, और इन एनर्जी सोर्सेस में से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि सन की जो सोलर एनर्जी है, स्टोर्ड सोलर एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेती हूं, और उस बेसिक एग्जांपल को समझाने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे मुझे पड़ने वाली है बायोमास की जरूरत। क्या, तो देखो एनर्जी के लिए हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हम कोई भी काम कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर सफिशिएंट या इनफ एनर्जी है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो इसके लिए हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हम दिन में 3 मेजर मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं और डिनर भी लेते हैं। अगर कभी हमने दिन में कोई एक मील भी स्किप कर दिया ना तो उस दिन हम बहुत ही लो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर मील से जो हमें एनर्जी मिलने वाली थी वो नहीं मिली ना। तो हमने क्या बोला कि हम ह्यूमन बीइंग्स को भी अगर काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम खाना पीना खाते हैं। तो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स क्या हो गया, एनर्जी को सोर्स मतलब क्या कि जहां से एनर्जी आ रही है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी एनर्जी कहां से डिराइव करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं खाने पीने से। तो हमारे लिए खाना पीना क्या हो गया, खाना पीना हो गया एक सोर्स, यानी कि हम सबके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, हमारा फूड
हमारे फ्लूइड्स। यस और नो? ठीक है, आई होप इतनी चीज आप सबको समझ में आ गई होगी। फाइन, अब देखो मैं उठाती हूं क्या बायोमास का एक एग्जाम्पल। बायोमास क्या है? बायोमास भी हम बोलते हैं कि एक एनर्जी का सोर्स ही है। बायोमास क्या होता है भाई? प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमास कहते हैं। अब बायोमास में हम बोलते हैं कि डेड प्लांट्स आते हैं। कौन कौन आएगा बायोमास में? डेड प्लांट्स आएंगे। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एनिमल वेस्ट जो होता है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए तो वो वेस्ट ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्लांट्स और एनिमल से जो वेस्ट मिलने वाला है उसको हम अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बायोमास में कौन कौन आया? डेड प्लांट्स आ गए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एनिमल वेस्ट आ गया। एनिमल वेस्ट में हम बोलते हैं कि एनिमल ड्रॉपिंग्स वगैरह, यानी कि काउ डंग वगैरह आ गई। ठीक है, अब इन डेड प्लांट्स का अगर मैं केस उठाऊं तो इस डेड प्लांट्स के लिए हम बोलते हैं कि अभी तो ये प्लांट्स क्या हो गए? मर गए हैं, और इन डेड प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी ये प्लांट्स क्या होंगे? जिंदा होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बायोमास किससे मिलके बना हुआ है? डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलके बना हुआ है। बायोमास क्या है? बायोमास है एक एनर्जी का सोर्स। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि डेड प्लांट्स भी क्या है हमारे लिए? एनर्जी के सोर्स हैं। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि आखिर बायोमास एनर्जी का सोर्स बन कैसे गया? एनर्जी का सोर्स मतलब क्या है कि एक कोई उसके पास जगह है जहां पे बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है और इसी स्टोर्ड एनर्जी को बार बार रिलीज करा जाता है। यानी कि हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स होता है उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, और जब भी जरूरत होती है टाइम टू टाइम ये अपनी एनर्जी क्या करता है? लिबरेट करता जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस सोर्स के पास एनर्जी आई कहां से है? मैं एग्जांपल ले रही हूं बायोमास का। बायोमास जो कि किससे मिलके बना है? डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलके बना है। ठीक है, अब ये जो डेड प्लांट्स हैं, ये डेड प्लांट्स भी क्या है? मेरे लिए एनर्जी का सोर्स ही है। तो आखिर इन डेड प्लांट्स के पास एनर्जी आई कहां से, जो उठा करके हमने इनको एनर्जी का सोर्स बना दिया? तो भाई ये जो हमारे डेड प्लांट्स है ना, इन डेड प्लांट्स के पास एनर्जी कहां से आई थी? एनर्जी आई थी इनके पास सन से। भाई ये जो प्लांट्स है हमारे पास, जो कि अब कैसे हो गए हैं? डेड हो गए हैं। ये कभी ना कभी तो जिंदा थे। तो जब ये प्लांट्स जिंदा थे उस टाइम पे ये क्या करते थे? सन से सनलाइट अब्सॉर्ब करते थे। वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती थी ना, तो प्लांट्स ने क्या करा? फोटोसिंथेसिस किया, सनलाइट को अब्सॉर्ब किया। तो एक तरह से क्या हुआ? प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को यूज किया, और फिर क्या हुआ? ये जो प्लांट्स थे वो मर गए। तो इन डेड प्लांट्स के पास क्या थी? इन डेड प्लांट्स के अंदर सोलर एनर्जी स्टोर्ड थी। क्या थी भाई? सोलर एनर्जी स्टोर्ड थी। और इन्हीं डेड प्लांट्स को जब हमने क्या किया? बायोमास की तरह इनको हमने यूज किया, तो यही सोलर एनर्जी, स्टोर्ड सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके हमने इनसे क्या डिराइव कर ली? बायो एनर्जी डिराइव कर ली। भाई बायोमास से क्या मिलता है? बायोमास से हमें बायो एनर्जी मिलती है। बेस्ट एग्जांपल क्या है बायो एनर्जी का? गोबर गैस या फिर बायोगैस। ठीक है, तो इधर मैंने आपको क्या बताया कि जो बायोमास था, बायोमास दो चीजों से मिलकर बनता है। मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से समझिएगा। बायोमास मिलकर बनता है डेड प्लांट से और एनिमल वेस्ट से। तो मैं बोल सकती हूं कि मेरे लिए डेड प्लांट्स भी क्या है? एनर्जी का सोर्स ही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये डेड प्लांट्स के पास इतनी एनर्जी कैसे आ गई कि ये पूरे के पूरे सोर्स ऑफ एनर्जी ही बन गए? वो इसलिए क्योंकि सन क्या कर रहा था? ये प्लांट्स अभी मरे हैं, लेकिन पहले जब जिंदा थे तो जिंदा प्लांट्स ने क्या किया? सोलर रेडिएशंस को अब्सॉर्ब किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और यही सोलर रेडिएशन से जो सोलर एनर्जी निकली, यही सोलर एनर्जी प्लांट्स के अंदर जाकर के हो गई स्टोर। फिर इसके बाद में जब ये प्लांट्स मरे तो उन डेड प्लांट्स के अंदर सोलर एनर्जी स्टोर्ड थी, और इसी स्टोर्ड सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करा हमने, और क्या डिराइव कर ली? इनसे बायो एनर्जी डिराइव कर ली। ठीक है, आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम बायोमास से, या टू बी मोर स्पेसिफिक डेड प्लांट से हम किस तरह से बायो एनर्जी निकलवा सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि भाई डेड प्लांट्स के अंदर सोलर एनर्जी स्टोर्ड थी, और इसी सोलर एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बायो एनर्जी में, और हमको फर्दर जो है ना बायोगैस या गोबर गैस वगैरह सब मिलने लगे। तो आई होप ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो बायोमास तो भाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बायोमास हम बोलते हैं कि डेफिनेटली
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सन की स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, जियोथर्मल एनर्जी की, विंड एनर्जी की, तो ये दोनों भी क्या करते हैं? सन की जो स्टोर्ड सोलर एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी, मैंने आपको बताया है कि विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई। विंड का फॉर्मेशन होता है एयर प्रेशर का डिफरेंस बन जाता है। एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो हवा होती है, एयर जो होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाती है, और ये जो मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं विंड फॉर्मेशन। अब सवाल ये आता है कि भाई ये एयर प्रेशर क्यों बना है, एयर प्रेशर डिफरेंस कैसे आ गया? तो इसका भी रीजन कौन है? ये सन ही है। सन क्या करता है, सन जो है अपनी रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ का जो क्रस्ट है, सरफेस है, उस तक पहुंचाता है। अर्थ के पास है क्या? अर्थ की सरफेस पे हम बोलते हैं कि पानी होता है, और हम बोलते हैं कि लैंड होता है। तो सोलर रेडिएशंस कहाँ आते हैं? अर्थ के पानी के पास आते हैं और अर्थ के लैंड के पास भी आते हैं। अब वो पोर्शन अर्थ का, अगर हम बात करें अभी केवल लैंड रीजन की, तो वो पोर्शन अर्थ के लैंड का, अर्थ के क्रस्ट का, जहां पे हम बोलते हैं कि सनलाइट, सन रेडिएशंस डायरेक्टली आ रही हैं, वो रीजन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, एज कंपेयर टू वो वाला रीजन जहां पे सोलर रेडिएशन डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है। तो क्या होगा? गर्म वाले रीजन के ऊपर जो हवा होगी वो भी क्या हो जाएगी? और गर्म हो जाएगी। और वो रीजन जहां पे रेडिएशंस उतनी नहीं पहुंच रही थी, जो ठंडा रीजन था, उस रीजन के ऊपर जो हवा होगी वो भी कैसी होगी? ठंडी होगी। यानी वहां पे प्रेशर कैसा होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। तो जैसे ही हाई प्रेशर एयर को पता चला कि भाई पड़ोस वाले रीजन में एयर प्रेशर कम हो गया है, तो वो क्या करेगी? फटाक से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी, और इसी कारण हम बोलते हैं कि विंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का हमने एग्जाम्पल समझा था। ठीक है, तो यहां पे भी हमने बोला कि विंड कैसे बन पा रही है? विंड बन पा रही है सन के रेडिएशंस के कारण। अगर सन अपनी रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे ना रेडिएट करे, तो सरफेस की, अर्थ सरफेस की अनइवन हीटिंग नहीं हो पाएगी, और अगर अनइवन हीटिंग नहीं हुई तो एयर प्रेशर डिफरेंस भी नहीं जनरेट होने वाला। और अगर एयर प्रेशर डिफरेंस जनरेट नहीं होगा तो एयर क्यों मूव करेगी? एयर मूव ही क्यों कर रही? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा था, प्रेशर डिफरेंस सेट हो रहा था। और अगर प्रेशर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हमारी एयर क्यों मूव करने लगी? तो एयर का जो मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर रेडिएशंस के कारण ही हो रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि विंड एनर्जी है, विंड के पास जो एनर्जी होती है, जो विंड एनर्जी पोजेस करती है, उसको हम विंड एनर्जी बोल रहे हैं, तो विंड एनर्जी भी कहीं ना कहीं सन की जो स्टोर्ड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इन सब में से ऑड वन आउट कौन है भाई? ये है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूक्लियर एनर्जी कहां से मिलती है हम सबको? न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शन से। नॉर्मल हम जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आ रहे हैं क्लास 9 से क्लास 10th में, तो हमने और एडवांस कई सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हैं। उसमें क्या होता है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम ले लिया, इसके बाद में हमने क्लोराइड ले लिया, क्या बन गया भाई? NaCl बन गया, है कि नहीं? अब ये जो हमने सोडियम क्लोराइड बनाया है, ये एक बहुत ही बेसिक केमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का तो ट्रांसफर हो जाएगा या उसकी शेयरिंग हो जाती है। क्या कभी आपने किसी केमिकल रिएक्शन में ये सुना है कि एटम का न्यूक्लियस ही किसी रिएक्शन में जाकर के इन्वॉल्व हो गया? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। हम हमेशा क्या सुनते हैं भाई कि एटम्स के बीच में, चाहे सेम एलिमेंट के एटम्स हो या चाहे हम बोलते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हो, उन एटम्स के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? या तो शेयरिंग हो सकती है या ट्रांसफर हो सकता है, और इसके कारण हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बन जाती हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां पे एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वही क्या करते हैं? खुद को जाकर के इन्वॉल्व कर लेते हैं रिएक्शंस में, या खुद ही जाकर के पार्टिसिपेट हो जाते हैं, कर लेते हैं किसमें? रिएक्शंस में। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे खुद एटम के न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करें, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस हम बोलते हैं कि फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है फिजन और एक होती है फ्यूजन। जो फ्यूजन है वो तो हमारे अर्थ पे फिलहाल तो नहीं होने वाली, आगे जाकर के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो हमारे अर्थ पे तो नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं कि 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है, और इतना सारा टेम्परेचर हमारी अर्थ पे पॉसिबल नहीं है।
अवेलेबल ही नहीं है, इतना सारा टेम्परेचर कहाँ पॉसिबल है भाई, इसी सन के पास पॉसिबल है। तो सन पे हम बोलते हैं कि सन जो इतनी सारी सोलर एनर्जी उसके पास जो आ रही है ना, वो कहां से आ रही है भाई, क्योंकि सन पे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस चलती ही रहती हैं, जिसके कारण सन के पास हम बोलते हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं फिजन रिएक्शन की। फिजन में क्या होता है भाई, दो छोटे छोटे न्यूक्लियर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, सॉरी एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है, फिजन रिएक्शन में हम बोलते हैं कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो अपने आप को तोड़ लेता है, डिवाइड कर लेता है, किसमें, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के दो टाइप, फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्यों है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई न्यूक्लियस को पार्टिसिपेट करने की रिएक्शंस में, क्योंकि भाई न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी चाहिए थी, न्यूक्लियस को क्या चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या, न्यूक्लियस जिनका जो मास नंबर है वो 50 से लेकर के 140 की रेंज में अगर होगा, वो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 50 टू 140 के रेंज में होगा, वही न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे, स्टेबल कहलाएंगे। इसका मतलब क्या कि वो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 50 से कम है या 140 से ज्यादा है, वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। 140 मास नंबर से ज्यादा है मास नंबर, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, और 50 मास नंबर से कम है किसी न्यूक्लियस का मास नंबर, इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। तो अब बड़े वाले न्यूक्लियस को अगर इस रेंज में आना है, स्टेबिलिटी के रेंज में आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा, उसे हम क्या कहते हैं, फिजन रिएक्शन कहते हैं। और जब जो वो वाले न्यूक्लियस जिनका जो मास नंबर है वो 50 से कम है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही छोटे न्यूक्लियस हैं, और अगर उनको स्टेबिलिटी के रेंज में आना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मास नंबर कैसे बढ़ेगा, जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। न्यूक्लियस का साइज कैसे बढ़ सकता है भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई लेकर के आ जाएंगे और उनको फ्यूज करा देंगे, कंबाइन कर देंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि दो छोटे न्यूक्लिया जो है कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। और एक बार बड़ा न्यूक्लियस बन गया, फिर क्या है, फिर 50 टू 140 की जो रेंज है, स्टेबिलिटी की जो रेंज है, उसमें वो आ जाते हैं। तो ये जो फ्यूजन और जो फिजन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, ये क्या सोलर रेडिएशंस के कारण हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें क्या करवाना है, अगर हमें सपोज फिजन कराना है, फिजन किसका होता है भाई, एक हैवी एटम के अनस्टेबल न्यूक्लियस का होता है। तो हम एक हैवी एटम ले लेते हैं, सपोज हमने किसका लिया है एटम, यूरेनियम का लिया है। तो यूरेनियम अपने आप को, देखो जो फिजन रिएक्शंस जो होती है ना, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब क्या कि वो अपने आप नहीं इनिशिएट होने वाली, हमें करवानी पड़ेगी इनिशिएट। कैसे करवाते हैं, तो यूरेनियम का हम क्या लेते हैं, एक न्यूक्लियस लेते हैं, एक ही ले रहे हैं, और इस यूरेनियम के न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, बम्बार्ड कराते हैं। किसके साथ करवाते हैं भाई, तो हम करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ। ठीक है, और इस न्यूट्रॉन और यूरेनियम न्यूक्लियस के बम्बार्डमेंट के कारण क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाएगा, और साथ में बहुत सारी क्या निकलने वाली है, न्यूक्लियर एनर्जी भी निकलने वाली है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, ये हमें करवानी पड़ती है। और अगर हम करवा रहे हैं तो इसके लिए हम कहीं से भी सन की जो स्टोर्ड सोलर एनर्जी है उसे हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपका जवाब क्या होना चाहिए भाई, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो कहीं से लेकर के कहीं तक भी सन की जो सोलर स्टोर्ड एनर्जी है उसे रिप्रेजेंट नहीं करती है। बायोमास करेगी, विंड एनर्जी करेगी और जियोथर्मल करेगी, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं करने वाली। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को हुआ होगा क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल्स और हमें किसकी बात करनी है भाई, सोलर एनर्जी की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या है भाई, एनर्जी के सोर्सेज हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम। फॉसिल फ्यूल्स मैंने आपको 3 मेजर फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक होता है कोल, एक होता है पेट्रोलियम, या आप इसको सिंपल में ऑयल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, और फिर इसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, नेचुरल गैस भी पढ़ाई है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडरनेथ द अर्थ्स क्रस्ट।
अर्थ क्रस्ट के नीचे से हम क्या करते हैं, इनको ऑब्टेन करते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि जो कोल है, कोल फॉसिल फ्यूल जो होता है, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। हमने इन तीनों का फॉर्मेशन पढ़ा है। कहाँ? हम बहुत पीछे चले गए थे, फ्लैशबैक में चले गए थे, यानी कि बहुत पुराने वाला पीरियड, डायनासोर्स के एरा से भी पुराना पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड में हम गए थे, जहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से उस समय पे बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। सिंपल प्लांट्स, फर्न्स वगैरह होते थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते थे, जैसे कि जू प्लैंक्टॉन्स और एल्गी वगैरह। तो अगर हम बात करें कोल की, तो कोल पे क्या होता था, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता था, जो फर्न्स और प्लांट्स वगैरह जो होते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो जो डेड प्लांट्स और फर्न्स होते थे, उनकी बॉडीज सॉइल पे गिर गई, अर्थ पे, ग्राउंड पे गिर गई। ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ, सॉइल, क्ले, मिनरल, इन सब की क्या आ गई, लेयर आ गई। अब इस लेयर के अंदर फर्न्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज थी वो फंस गई, और उनका जो एयर से कांटेक्ट था वो टूट गया। टूटने के कारण क्या हुआ, एनएरोबिक बैक्टीरिया आए। इन बैक्टीरिया ने क्या किया, डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया, ऑक्सीजन उड़ा दी, हाइड्रोजन उड़ा दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होगा, ये जो हमारे डेड बॉडीज थी फर्न्स और प्लांट्स की, जैसे जैसे ये इनके ऊपर क्ले और मिनरल की लेयर आती जाएगी, ये क्या होते जाएंगे, अर्थ सरफेस के नीचे जाते जाएंगे। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से क्रस्ट की तरफ जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। हर 1 किलोमीटर पे 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो डेड रिमेन्स थे प्लांट्स के और फर्न्स के, उनके ऊपर क्या हुआ, हाइड्रोजन उनसे निकल गया, ऑक्सीजन उनसे निकल गई, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा कि पानी भी निकल गया, और हम बोलते हैं कि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि गैसेस भी इवॉल्व हो गई। बचा क्या, तो कार्बन कंटेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। फर्दर टेम्परेचर, प्रेशर हम बोलते हैं इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हम बोलते हैं कि कोल का फॉर्मेशन हो गया। ये तो हमने बात करी थी कहाँ, लैंड रीजन की। अब हम चलते हैं कहाँ, पानी पे। पानी पे हम बोलते हैं कि जो सिंपल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी डेथ हुई। डेथ के बाद में क्या हुआ कि वो ओशन के बॉटम में जाकर के, बेड पे जाकर के सेटल हो गए। उनके ऊपर क्ले, सैंड, मिनरल्स, इन सब की लेयर डिपॉजिट हो गई। इस लेयरिंग के कारण क्या हुआ, इस कवरिंग के कारण क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हो गया डेड रिमेन्स का, और कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ऑयल, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। फर्दर अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेड रिमेन्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कहां से मिल रही हैं भाई, अर्थ के क्रस्ट के नीचे से मिल रही हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दे आर डायरेक्टली अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स फॉर यूज, हम तक डायरेक्टली अवेलेबल है यूज करने के लिए। हेंस फॉसिल फ्यूल्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर लिमिटेड इन अमाउंट, those are non-renewable sources of energy because these cannot be replenished in nature. इनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल देना कि कोल, पेट्रोलियम या जो नेचुरल गैस है वो दोबारा नहीं बन सकती। बिल्कुल बन सकती है, फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हमारी लाइफ में तो, ह्यूमन लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आपने सोचा कि आज कोल खत्म हो गया है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर से कोल फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि ये बनते तो जरूर हैं, लेकिन इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं प्रोड्यूस होने में। तो क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम ह्यूमन बीइंग्स बैठ के इनका वेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इनका जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो जाती है कि हम उनके फॉर्मेशन तक दोबारा वेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। कभी ये मत एग्जाम में लिख के आना कि ये बनते ही नहीं है, बनते हैं, लेकिन जब तक बनेंगे तब तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। ये रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं नेचर में। फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन. If the present fossil fuel of the earth gets exhausted, its formation will take several years. Fossil fuels are also very costly. तो एक मेजर सोर्स क्या है, एक मेजर बात क्या है कि भाई ये नॉन रिन्यूएबल है, बहुत साल लग जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये एग्जॉस्ट भी तो हो रहे हैं ना। जिस करंट रेट पे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, आप खुद ही देख लो ना कि कौन ऐसा इंसान है जो कि पेट्रोल डीजल यूज नहीं करता, सभी करते हैं। ठीक है, तो जिस रेट पे, करंट रेट पे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको ऐसे ही यूज करते जाएं तो वो दिन दूर नहीं
जहां पे फॉसिल फ्यूल्स क्या हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, दिन पे दिन जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजीज का, उससे हम फायदा उठा रहे हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे हैं एनर्जी के, कि भाई फॉसिल फ्यूल्स तो होने ही वाले हैं एग्जॉस्ट, तो जब तक कि वो चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, इसके बाद में जब वो चले जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम कहां से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। इसलिए हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज को डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉसिल फ्यूल्स के बाद हम अपनी जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ऑल्टरनेटिव मेथड से, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज से फुलफिल कर लें। फाइन, तो यहां पे हमसे क्या बोला जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स डायरेक्ट सोर्सेज है एनर्जी के, अर्थ क्रस्ट के नीचे से मिलते हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, बहुत साल लग जाते हैं, और ये एग्जॉस्ट भी होने वाले हैं, और हम बोलते हैं कि ये थोड़े से महंगे भी होते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, महंगे क्यों हो रहे हैं भाई, महंगे इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इनकी प्राइस भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेचर में इनका अमाउंट कम है, लिमिटेड है, और किसी भी लिमिटेड चीज की वैल्यू जो है ना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। कोल, पेट्रोलियम, ये सब बहुत कम है नेचर में, जिसके कारण इनके प्राइस जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लो, बाकी अपना काम खुद देखें। चलो, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है भाई, डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का, और हम बोलते हैं कि ये रिन्यूएबल भी है। इसके ऊपर कर लेना स्टार मार्क, क्यों, क्योंकि सही बात है ना, सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल है। क्या पढ़ाया है मैंने आपको कि सन जो है ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर से हम तक अपनी सोलर रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टिमेट किया गया है कि आने वाले 5 बिलियन सालों तक और ये क्या करेगा, अपनी सोलर रेडिएशंस हम तक पहुंचाएगा। तो हो गया ना, सोलर एनर्जी क्या हो गई, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। द सन हैज बीन शाइनिंग फॉर सेवरल ईयर्स एंड विल continue to do so for the next 5 billion years. Solar energy is available free of cost to all in unlimited amount. It replenishes the sun itself. और सबसे अच्छी बात क्या है कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ना हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, डीजल डलाना है, तो पे करना पड़ेगा ना, लेकिन अगर आपको सोलर एनर्जी को यूज करना है तो बिल्कुल भी किसी भी तरह के पेमेंट की जरूरत है ही नहीं। क्या करो, जैसे कि अगर आपको घर में क्या यूज करना है, सोलर कुकर यूज करना है, तो सोलर कुकर उठा करके ले आओ और उसको जो है प्रॉपरली सोलर रेडिएशंस में दिन के टाइम पे छत वगैरह पे रख दो, टेरेस पे रख दो, और आप क्या कर सकते हो, सन से निकल रही जो सोलर रेडिएशंस है उनको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। खर्चा कहाँ आएगा, खर्चा बस आएगा उस सोलर कुकर को खरीदने में, इसके बाद तो कोई खर्चा है ही नहीं, है ना। जो सन की जो सोलर रेडिएशंस हैं उसको तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, सन को पेमेंट करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। चलो, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हमारे पास है क्या बायोमास और है क्या हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इन दोनों को ही हमें क्या करना है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कंपेयर करना है। तो देखो, बायोमास के लिए मैं आपको ऑलरेडी अभी बताया मैंने कि बायोमास में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनके लिए वो वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए वो क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। बायोमास में क्या क्या आता है, बायोमास में हम बोलते हैं कि डेड प्लांट्स आते हैं, इसके अलावा हम बोलते हैं कि एनिमल वेस्ट आता है। एनिमल वेस्ट मतलब कि एनिमल ड्रॉपिंग्स वगैरह, मतलब कि काउ डंक वगैरह। फाइन, अब ये जो डेड प्लांट्स हैं, देखो आप सभी ने फूड चेन तो पढ़ी होगी कि किस तरह से प्लांट्स को खाते हैं कौन, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कौन, कार्निवोरस, ठीक है। वहां कहीं हम बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए। तो पूरी की पूरी जो फूड चेन होती है वो स्टार्ट ही कहां से होती है, स्टार्ट होती है लिविंग प्लांट से। अगर आप सोचो कि प्लांट्स ही नहीं है आपके पास, तो जो आपकी जो पूरी फूड चेन बन रही है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, क्रॉप्स ही नहीं होंगी, तो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, हर्बीवोर्स ही जिंदा नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे, तो जो पूरी फूड चेन बन रही है वो क्या हो जाएगी भाई, डिस्टर्ब होने वाली है। तो प्लांट्स का होना तो बहुत जरूरी है। यही प्लांट्स क्या होते हैं, जब मरते हैं ये डेड प्लांट्स बन जाते हैं, और इन्हीं डेड प्लांट्स को हम एज अ बायोमास यूज करते हैं, और बायोमास से हम फर्दर बायो एनर्जी डिराइव करते हैं। तो पूरी जो डिपेंडेंसी है बायो एनर्जी की वो कहां से आ रही है, डेड प्लांट से आ रही है और एनिमल वेस्ट से आ रही है। तो अगर हमने क्या किया,
अगर हमने प्लांट्स को सही तरीके से, ट्रीज को अगर हमने सही प्लांट मैनर से प्लांट नहीं किया तो फिर बायोमास जो है ना वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन जाएगा। अभी तक ये कैसा है, रिन्यूएबल है। बायोमास क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप क्या करोगे, अपने ट्रीज को प्लांट मैनर में क्या करोगे, आप प्लांट करोगे। क्यों? क्योंकि भाई जिस प्रेजेंट रेट से पेड़ों की कटाई चल रही है, ठीक है, कई बार तो हम बोलते हैं कि जो खेती वाला जो रीजन होता है उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है भाई? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब इतने सारे लोग हैं तो लोगों को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए है, जगह चाहिए, इसके कारण इसके बाद में उनकी जो डिमांड्स होती हैं फूड वगैरह की, फर्नीचर की, इसके कारण हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है ना स्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो जाहिर है ये जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं ये हम रेसिडेंशियल एरिया या मेन सिटी में तो स्टैब्लिश कर नहीं सकते हैं। कहाँ करेंगे? जहाँ पे बहुत सारा एरिया प्रेजेंट हो। एरिया कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? खेतों में। तो पूरे के पूरे खेत क्या कर दिए जाते हैं, साफ कर दिए जाते हैं, खेतों को साफ कर देते हैं। जो जंगल है, जंगलों को भी क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उनकी जगह पे फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, पावर प्लांट्स लगाते हैं, इसके अलावा रेसिडेंशियल एरियाज बनाते हैं। तो जिस करंट रेट पे अगर हम बोल रहे हैं कि पेड़ों की कटाई वगैरह चल रही है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो फिर बायोमास भी क्या बन जाएगा, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन जाएगा। अगर उसको रिन्यूएबल बनाना है ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीज को प्लांट मैनर में प्लांट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम बोलते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में ऐसा केस नहीं होता। क्यों? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है भाई? हाइड्रो मतलब क्या है, पानी। तो आप पानी से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। दो तरीके हो सकते हैं पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनवाने के। पहला क्या हो सकता है, या तो आप रिवर वाटर यूज कर लो, यानी कि नदियों का पानी यूज कर लो, फ्रेश वाटर, या फिर आप कहाँ आ जाओ, ओशंस पे आ जाओ। ठीक है, ओशंस में आपको क्या मिलेगा भाई, मरीन वाटर मिलेगा, उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। हम सबको पता है कि हमारे अर्थ पे जितने भी ओशंस प्रेजेंट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो ओशंस होते हैं वो एनर्जी का खजाना होते हैं। क्यों खजाना होते हैं भाई? क्योंकि जो ओशन वाटर होता है उसमें 3 टाइप की एनर्जीज होती हैं, एक वेव, एक टाइडल और एक ओशियन थर्मल एनर्जीज। इन तीनों ही एनर्जीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, नदियों के पानी की, तो भाई नदियों के ऊपर क्या कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। ये डैम्स क्या करते हैं भाई, जैसा नाम है वही इनका काम होता है। डैम्स क्या करते हैं, पानी को बांध के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और कैसे करते हैं, बहुत ही हाइट पे जाकर के पानी को स्टोर करते हैं। हाइट पे स्टोर करने से फायदा क्या होता है कि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही वो स्टोर्ड पानी बहेगा तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। और पानी की जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही प्रेशर से जाके वो क्या करेगा, टरबाइन को हिट करेगा। टरबाइन उतने ही स्पीड में घूमेगा, जनरेटर की आर्मेचर कॉइल क्या करेगी, घूमेगी, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा देगा। तो जितनी ज्यादा पानी की पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, पावर प्लांट्स की जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है ना वो इंक्रीज होने वाली है। तो हम बोलते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केस में ऐसा सच कुछ होता नहीं है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि द एनर्जी फ्रॉम बायोमास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ चूल्हा और अ गोबर गैस प्लांट, whereas hydroelectricity requires construction of dams on rivers। ठीक है, बेसिकली इस सवाल में जो नदियों का पानी है ना उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बायोमास से जो एनर्जी निकलती है उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, चूल्हा या गोबर गैस प्लांट से। और अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, नदियों के पानी पे डैम्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बायोमास प्रोवाइड्स पोल्यूशन फ्री एनर्जी ओनली व्हेन कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। बायोमास से भी आप क्या कर सकते हो, एक पोल्यूशन फ्री एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। कब? जब आप उसे कहीं यूज करोगे, उससे बायोगैस बनवाओगे, यानी कि बायोगैस जो प्लांट होता है उसमें यूज करोगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो कॉज करती ही है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी डैम्स की, चलो बात करते हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि नदियों के पानी को अगर हमें यूटिलाइज करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो डैम बनाने पड़ेंगे। अब डैम कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि जरा से एरिया में बन जाए। डैम को बनाने के लिए हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो नदियों के आसपास जो भी गांव बसे रहते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं, उन सबको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डैम बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि
जब मशीन्स वगैरह चलती हैं, खुदाई वगैरह होती है, तो लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसको लॉस होता है। तो देखा जाए तो कई तरीके का पोल्यूशन हो सकता है अगर हम नदियों के ऊपर क्या बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे। और अगर हम बात करें ओशन एनर्जी सिस्टम की, कि समुद्र के पानी से भी तो हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहां भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, टरबाइन चलाना पड़ेगा, जनरेटर चलाना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत पोल्यूशन तो वहां पे भी क्या होने वाली है, होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the limitations of extracting energy? अब limitations पूछी जा रही हैं, यानी कि drawbacks पूछे जा रहे हैं, किस चीज के, of extracting energy from the wind, waves and tides। तो भाई विंड के केस में मैंने आपको बताया था कि विंड कैसे चलती है, एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण चलती है। जैसे एयर प्रेशर डिफरेंस आया एंड हमारी अर्थ सरफेस के अनइवन हीटिंग के कारण एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी, और इसी से हम बोलते हैं कि विंड चल जाती है। विंड के पास जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। इस विंड एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूज करते हैं भाई, हम क्या कर देते हैं, लाइन से विंड मिल्स लगा देते हैं। ये विंड मिल्स क्या करते हैं, इन विंड मिल्स की ब्लेड घूमती है, इन ब्लेड से कौन कनेक्टेड होता है भाई, जनरेटर की आर्मेचर कॉइल कनेक्टेड होती है, पंखे घूमेंगे, ब्लेड्स घूमेंगी, आर्मेचर कॉइल घूमेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। लेकिन दिखने में तो, कहने में तो ये चीज बड़ी आसान लगती है कि हाँ भाई हवा चली और उस हवा को हमने क्या करा, यूटिलाइज कर लिया और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली। लेकिन इतनी आसान चीजें होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी भी हम ये बोलते हैं कि एक लिमिटेशन होती है कि अगर हम बोलते हैं कि विंड की जो स्पीड है, विंड की जो स्पीड है वो अगर कितनी ना हो, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ना हो, तब तक इस विंड का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपको विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम हम बोलते हैं कि विंड की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की रखनी ही पड़ेगी। अगर नहीं है, अगर विंड है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से कम है, मतलब क्या है, वो बहुत ही माइल्ड विंड है, उतनी माइल्डनेस से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो चाहिए है विंड की। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, वेव्स की बात करते हैं। वेव्स में भी हम बोलते हैं कि प्रॉपर अगर इनफ काइनेटिक एनर्जी की, इनफ एनर्जी की वेव्स ना होंगी तो उन वेव्स का भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। वेव्स मतलब क्या होता है भाई, लहरें होती हैं। लहरें क्या करती हैं, हम समुद्र के अंदर जो टरबाइन डाल के रखते हैं, ये जैसी लहरें आती हैं टरबाइन को घुमाती हैं, जब वापस जाएंगी तो भी टरबाइन को घुमाएंगी। लेकिन क्या होगा कि अगर वेव्स जो है ना बहुत ही स्लोली बहुत ही कम स्पीड के साथ आ रही हो, कम स्पीड के साथ आएंगी तो ज्यादा प्रेशर से टरबाइन को स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी, और अगर ज्यादा प्रेशर से स्ट्राइक नहीं किया तो टरबाइन ठीक से घूमेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, सफर कर जाएगी। तो हम बोलते हैं कि वेव्स में क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ओशन वेव्स ना हो तो फिर दिक्कत होने वाली है। वेरी स्ट्रॉन्ग ओशन वेव्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। फिर इसके बाद में टाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। Very high tides are required in order to extract energy from tides. Also, occurrence of tides depends on relative positions of sun, moon and the earth. टाइड्स की तो अपनी ही कहानी चलती है। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि वेव्स और जो विंड है उनकी सफिशिएंट स्पीड रिक्वायर्ड होती है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, सिमिलरली हम बोलते हैं कि अगर हाई टाइड्स की बात करें तो हाई टाइड्स भी कैसी होनी चाहिए, काफी हाई होनी चाहिए, तब जाकर के हम उन हाई टाइड्स की जो टाइडल एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं जब हम विंड को, वेव्स को और टाइड्स को यूज करते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फाइन, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासिफाई एनर्जी सोर्सेज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, exhaustible and inexhaustible? Are the options given in A and B are same? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं। रिन्यूएबल मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है, एनर्जी सोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट रिप्लेनिशेस इन नेचर, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सन, विंड, मूविंग वाटर, बायोमास एक्सेट्रा। ये सब जो हमने लिखा हुआ है, सन, विंड, ये सब क्या है भाई, एनर्जी सोर्सेज हैं। एनर्जी सोर्सेज तो हैं लेकिन कैसे हैं, रिन्यूएबल हैं। सन हमें बिलियंस ऑफ ईयर से सनलाइट दे रहा है, सोलर रेडिएशन दे रहा है।
क्या कभी हमें जाकर के सन की जो सोलर एनर्जी है उसे रिफिल करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। सन क्या करता है, अपनी सोलर एनर्जी को खुद ही रिप्लेनिश कर लेता है। विंड की अगर हम बात करें, सोलर रेडिएशन अर्थ तक तो आती ही रहती हैं, अर्थ के पास एयर तो है ही, कभी एयर जाने नहीं वाली है। तो इस एयर के कारण क्या होता है, सन रेडिएशंस आती हैं और अर्थ के सरफेस की अनइवन हीटिंग होती है, जिसके कारण एयर में क्या हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। एयर जो है हाई टू लो प्रेशर फिर मूव करने लगती है। फिर इसके बाद में मूविंग वाटर, पानी कैसे बहता है भाई? पानी के का जो सरफेस होता है, जो सरफेस वाटर होता है, चाहे आप नदी ले लो, चाहे आप तालाब ले लो, चाहे आप ओशंस ले लो, सभी का जो सरफेस वाटर होता है वो कैसे मूव करता है? क्योंकि भाई सरफेस वाटर के ऊपर जो हवा होती है ना वो मूव करती है। तो जब वो खुद मूव करेगी ना, वो क्या करेगी, सरफेस वाटर पे एक प्रेशर अप्लाई करेगी कि तुम भी हमारे साथ मूव करो। इस तरीके से हम बोलते हैं कि पानी मूव करने लगता है। तो ये सब क्या है, ये हम बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये रिन्यू हो सकते हैं, होते भी हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डज नॉट रिप्लेनिश इन नेचर आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जब भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात आए ना तो आंख बंद करके क्या लिख देना, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब आ जाएंगे। फाइन। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। दीज आर दोज, सबसे पहले एग्जॉस्टेबल की हम बात कर रहे हैं। दीज आर दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच विल डिप्लीट एंड एग्जॉस्ट आफ्टर फ्यू हंड्रेड ईयर्स। कुछ सालों बाद, कुछ 100 साल बाद ये क्या होने वाले हैं, एग्जॉस्ट होने वाले हैं। एग्जॉस्टेबल मतलब क्या, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यानी कि जो डिप्लीट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो इसमें भी आप सबको पता है कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह सब क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। साथ में हम इनको हम क्या बोल रहे हैं, एग्जॉस्टेबल भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट हो सकती है ना, और हो ही रही हैं। फिर इनएग्जॉस्टेबल क्या होता है, दीज आर दो सोर्सेज विच विल नॉट एग्जॉस्ट इन फ्यूचर। आगे आने वाले सालों में, फ्यूचर में जो एनर्जी सोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, डिप्लीट नहीं होंगे, वो क्या हो जाते हैं, इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज बन जाते हैं। एग्जांपल क्या है, बायोमास, ठीक है, इज वन ऑफ द इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Yes, the options given in A and B are the same. पूछा गया था कि ऑप्शन A और B में जो गिवन है ऑप्शंस A और B में वो सेम है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ देखो जो A वाला पार्ट था, रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं उन्हीं को हमने क्या बोला था भाई, जो रिन्यू हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, इनएग्जॉस्टेबल हो जाएंगे। जो रिन्यू हो सकते हैं वो एग्जॉस्ट क्यों होंगे, खुद ही सोचो ना। सन अपने आप अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिन्यू करता है। तो क्या सन रेडिएशन, क्या सोलर एनर्जी कभी एग्जॉस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो रिन्यूएबल के लिए हमने क्या बोल दिया, रिन्यूएबल के लिए हमने बोल दिया कि क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं। वही अगर हमने बात करी नॉन रिन्यूएबल की, तो जो रिन्यू नहीं हो सकते वही तो एग्जॉस्ट होंगे ना। यहाँ पे भी हमने क्या एग्जांपल लिया था, फॉसिल फ्यूल्स का लिया था, और जो एग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्सेज है वहां पे भी हमने किसका एग्जांपल लिया है, फॉसिल फ्यूल्स का लिया है। तो जो रिन्यू नहीं हो सकते वही एग्जॉस्ट होंगे, है ना, सिंपल था ये। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्वालिटीज होती हैं? तो भाई हम सबको पता है कि एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हमें कोई काम करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने ही वाली है। जिस जगह से एनर्जी आती है उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, अपनी बात करें हम अगर, तो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, हमारा खाना पीना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी गाड़ी भी क्या करती है, वर्क करती है, गाड़ी चलती है ना, स्कूटर चलती है। अब स्कूटर को भी क्या चाहिए, अगर वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, इसका मतलब क्या है, उसको एनर्जी चाहिए है। तो स्कूटर को आप क्या करोगे, कहां से एनर्जी देने वाले हो? क्या जो खाना पीना आप खाते हो वही खाना पीना आप अपने स्कूटर को भी जाकर के दे दोगे? क्या दाल रोटी सब्जी क्या आपकी स्कूटर भी खा सकती है? नहीं खा सकती है। तो आप बोल सकते हो कि काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए चीजों को अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी कहां से आती है, अपनी सोर्स से आती है। तो अगर एनर्जी अलग अलग है तो जहां से एनर्जी आ रही है वो सोर्सेज भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब इतने सारे सोर्सेज हैं, उनमें से हम किस सोर्स को बोले कि हाँ भाई ये वाला सोर्स कैसा है, ये बेस्ट है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी के सोर्स को अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, है ना,
कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए जो कि उसको क्या कर रहा है, बाकी सभी एनर्जी सोर्सेज से उसको अलग कर रहा है, ठीक है ना, स्पेशल बना रहा है, सुपीरियर बना रहा है, अच्छा बना रहा है। क्या क्या होते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स भाई? इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट पर यूनिट मास, एक यूनिट मास से, 1 ग्राम मास से वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। इट डज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। भाई एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या करता है, जैसे कि हमने बात करी कोल, ठीक है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, हम कोल का एग्जांपल लेते हैं। ये कोल क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है। ये कोल हम बोलते हैं क्या है, एक फ्यूल भी है। इस फ्यूल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने से हम बोलते हैं कि बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो कोल क्या था, एक सोर्स था एनर्जी का, प्लस हम बोलते हैं कि यार ये क्या है, एक फ्यूल भी है। तो जब इस फ्यूल को हम बर्न करेंगे, जब हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को बर्न करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाली है, हीट एनर्जी मिलने वाली है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि कोल क्या है, एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भी कोल क्या करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेगा, है ना। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा कोल क्या है, एक अच्छा सोर्स एनर्जी का, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा भी कोल लूंगी और वो उसको बर्न करने पे अगर मुझे ज्यादा हीट एनर्जी मिल गई, तो मेरे लिए वो कोल क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इस हीट एनर्जी को ही फर्दर काम करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो जितनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, उतना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो एक ऐसा एनर्जी का सोर्स जो कि कम अमाउंट में, यूनिट मास में ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे ऑन बर्निंग, और इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे कि उससे हम ज्यादा काम कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर सके, तो वो मेरे लिए सोर्स क्या कहलाएगा, अच्छा सोर्स कहलाएगा। और ये दोनों पॉइंट्स इसी चीज को बता रहे हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। इजीली एक्सेसिबल हो, सबकी पहुंच में हो, ठीक है। फिर इट इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए आसान होना चाहिए, स्टोर करने के लिए भी आसान होना चाहिए। जैसे कि हमारे घरों में जो एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, उसे स्टोर करना, यूज करना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या होता है, इजी होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रॉलीज आपके एरियाज में आते हैं, उन सभी के अंदर क्या भरे होते हैं, गैस सिलेंडर भरे होते हैं। सिलेंडर के अंदर क्या होती है भाई, एलपीजी गैस प्रेजेंट होती है। तो एलपीजी गैस को स्टोर करना सिलेंडर में बड़ा आसान है, यूज करना बड़ा आसान है, और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है। इट इज इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल होनी चाहिए यार, हर कोई तो महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फॉसिल, हम बोल रहे हैं कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी, आप बोल सकते हैं कि एक एनर्जी का सोर्स अच्छा कब कहलाएगा, जब वो सबकी पहुंच में होगा, जब सभी लोगों से अफोर्ड कर सकेंगे। फिर इसके बाद में इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ स्मोक। भाई ऐसे सोर्स का मतलब ही क्या है, जो कि बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन। स्मोक का मतलब क्या है भाई, एयर पोल्यूशन। तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का, जैसे कि हमने बोलिए लकड़ी, वुड, पहले के जमाने में तो वुड ही यूज किया जाता था हर काम के लिए। तो लकड़ी क्या करती है, आपने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो बहुत धुआं छोड़ती है, और इसके बाद में हम बोलते हैं कि पीछे अपने बाय प्रोडक्ट, यानी कि हम बोलते हैं कि रेसिड्यू भी छोड़ देती है, जैसे कि ऐश वगैरह, ठीक है, राख भी छोड़ती है। तो क्या वुड एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का? मुझे नहीं लगता। क्यों? एक तो हम बोलते हैं कि पोल्यूशन बहुत कॉज करती है, दूसरी चीज हम बोलते हैं कि अपने पीछे रेसिड्यू छोड़ जाती है, राख वगैरह। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा सोर्स एनर्जी का नहीं है। तो इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ स्मोक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। अगर किसी एनर्जी के सोर्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तब जाकर के हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये वाला सोर्स कैसा है, अच्छा सोर्स है एनर्जी का। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर? आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी? इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि एक सोलर कुकर को यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे सोलर कुकर्स को यूज करने के लिए क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो भाई सोलर कुकर को यूज करने के एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भाई आज के समय पे जो हम एलपीजी गैस वगैरह यूज करते हैं, आप सब देख रहे होंगे कि किस तरीके से दाम जो है उनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड या सोर्स चूज करें एनर्जी का, जहां पे हमें उतना ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े,
है ना, पे ना करना पड़े उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है और रिन्यूएबल है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि वो एग्जॉस्ट भी नहीं होने वाली है। तो अगर आपने किसी दिन प्लान बनाया है कि हम घर पे सोलर कुकर लेकर के आते हैं और दिन के टाइम का खाना जो है ना हम उसी में बनाएंगे, तो वो आपके लिए घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं सन से, वो तो हमेशा ही आती रहेंगी, कभी भी सन से सोलर रेडिएशंस आना बंद नहीं होंगी, रिन्यू होती रहती हैं, और जिसके कारण हम बोलते हैं कैसा है, एक इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है एनर्जी का। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, जितना पैसा आपका लग रहा है वो बस सोलर कुकर लाने में लग रहा है। इसके बाद में जब आप उस कुकर को ऑपरेट करेंगे तो उसका ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल महंगा नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि और सभी के लिए अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल भी होती है सोलर एनर्जी। भाई कभी आपने सन को ये बोलते हुए सुना है क्या कि आज तो मैं इस घर में केवल 2 रेडिएशंस दूंगा और उसके पड़ोसी के घर में 3 रेडिएशंस दूंगा? नहीं ना। सन का क्या है, सन का काम है अपनी रेडिएशंस पहुंचाना। अब आप उसे कितना यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। अनलिमिटेड अमाउंट में भी आप सन की सोलर रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं। और हम बोलते हैं कि सोलर कुकर को ऑपरेट करना भी एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो ये तो कुछ फायदे हो गए, एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं भाई? डिसएडवांटेज ये होता है कि सोलर कुकर वगैरह खरीदना थोड़ा सा महंगा होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा महंगा, लेकिन उस फिर सोलर कुकर का यूज करना फिर उतना महंगा हो नहीं जाता। It does not work without sunlight, hence on cloudy days it becomes useless। अब भाई इतनी तारीफें हमने कर दी है सोलर कुकर की, तो कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे ही। पहला ड्रॉबैक क्या है कि थोड़ा सा महंगा होता है, और दूसरी चीज क्या है कि सोलर कुकर सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, सनलाइट पे काम करेगा। अब कभी क्या हुआ, बारिश हो रही है, ठीक है, बादल छाए हुए हैं, तो सफिशिएंट सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस आपके कुकर तक नहीं पहुंची, तो फिर सोलर कुकर ने काम नहीं किया, आपका खाना नहीं बन पाया। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए। द प्लेसेस वेयर द डेज आर टू शॉर्ट और प्लेसेस विथ क्लाउड कवर्स अराउंड द ईयर हैव लिमिटेड यूटिलिटी फॉर सोलर कुकर। ऐसी जगह पे जहां पे हम बोलते हैं कि दिन छोटे होते हैं, या हम बोलते हैं कि बादल ज्यादा होते हैं माउंटेन एरियाज पे, वहां हम बोलते हैं कि सोलर कुकर का उतना काम हम नहीं उतना हम उसको यूज नहीं कर सकते, लिमिटेड यूटिलिटी होती है। फाइन, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में इस सेशन का ये है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी? व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन? अब विद एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो अब ये जो इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड है ना, इसके कारण एनवायरमेंटल के ऊपर हो रहे हैं क्या कुछ एडवर्स इफेक्ट्स। तो उन एडवर्स इफेक्ट्स को हमें डिस्कस करना है, साथ में हमें ये भी पता करना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, कम कर सके। देखो बंद तो कर नहीं सकते हैं, एटलीस्ट हम इनको रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। तो क्या ऐसे स्टेप्स हम फॉलो करें जिसके हेल्प से हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन जो है उसको रिड्यूस कर पाएं? तो देखो सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होती है। अब शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो कि गाड़ियों में पेट्रोल ना डलाए। पेट्रोल हमारी गाड़ियां करती क्या है, इंजन क्या करता है, पेट्रोल को बर्न करता है। पेट्रोल क्या एक फॉसिल फ्यूल है, जब वो बर्न करेगा तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बल्कि हम बोलते हैं और भी कई सारी हार्मफुल गैसेस, और ये सभी हार्मफुल गैसेस कहाँ जाएंगी, एनवायरनमेंट में जाएंगी, एटमॉस्फेयर में घुल जाएंगी और फिर एयर पोल्यूशन कॉज करेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है एनर्जी की, फॉसिल फ्यूल से बर्निंग के कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम पानी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएं, कि क्या है ना कि फॉसिल फ्यूल्स हम सबको पता है कि कभी ना कभी एग्जॉस्ट तो होंगे ही और बहुत जल्द होने वाले हैं। जिस रेट पे हम उनको यूज कर रहे हैं वो दिन भी दूर नहीं है। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड या सोर्स ढूंढ रहे हैं जहां से हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो इंसानों ने क्या ढूंढ लिया है भाई, पानी को ढूंढ लिया है। नदियों के पानी के ऊपर क्या करे जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम्स को बनाने के लिए बहुत सारा एरिया चाहिए होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि नदियों के आसपास कोई गांव बसे हैं या कोई जंगल है, तो उन सबको हटा दिया जाता है।
जो अगर छोटे बहुत खेत खलियान होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, जैसे डैम बनते हैं पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो एक तो हैबिटाट का जो लॉस हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ जो सफर कर रही है वो तो है ही, इकोसिस्टम जो डिसबैलेंस हो रहा है वो तो है ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन भी प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है, व्हेन सबमर्ज्ड वेजिटेशन रॉट्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। खेत वगैरह अगर पानी में डूब जाते हैं तो वहां की वेजिटेशन एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेगी, उसका डिकम्पोजिशन होगा, जिससे कि क्या बनेगी, मीथेन बनेगी, जो कि एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हैं जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है उसके कारण। अब ऐसा क्या करें कि हम अपने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स को जो है ना ध्यान से, सावधानी के साथ, कॉशन के साथ यूज करो। ऐसा तो है नहीं कि हम जो है ना फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्ट होने वाले हैं तो हम उसका यूज करना ही बंद कर दें। यूज करो लेकिन बहुत सावधानी से करो, ताकि जितना हो सके आगे आने वाली जनरेशन क्या कर सके, फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर सके, उनके लिए बचा बचा करके यूज करो, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो। फिर इसके बाद में फ्यूल सेविंग डिवाइसेस सच एज प्रेशर कुकर्स एक्सेट्रा शुड बी यूज। आप अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर ही तो यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए। बोला जाता है कि भाई बर्तनों को जो है ना ढक के खाना पकाओ। क्यों? जब आप बर्तनों को ढकते हो तो खाना जो है ना स्टीम से भी पक जाता है, तो जो एलपीजी जो है गैस थोड़ी सी कम लगेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्यूल सेविंग डिवाइसेस जैसे कि प्रेशर कुकर वगैरह, उसमें खाना बनाओ, जल्दी खाना बन जाएगा और फ्यूल भी कम लगेगा। एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी सोर्सेज शुड बी मेंटेन्ड बाय गेटिंग देम रेगुलरली सर्विस्ड। ठीक है, प्रॉपरली क्या करो, एनर्जी जो सोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए सर्विसिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे कि गाड़ियों की अगर हम बात करें तो कई लोगों की गाड़ियों में जो है ना इतना धुआं निकलता है कि पूछो नहीं। अगर टाइम टू टाइम रेगुलरली गाड़ियों की सर्विसिंग कराई जाए तो गाड़ियां एवरेज अच्छा देती हैं, कम फ्यूल पे ज्यादा वो चल जाती हैं। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, सर्विसिंग बहुत जरूरी है। एंड लास्ट ऑफ ऑल वी शुड बी इकोनॉमिकल इन आवर एनर्जी कंजम्पशन, एज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हम सबको बहुत ध्यान से, केवल एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से ये नहीं होने वाला है, हम सभी को एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में भाई एनर्जी प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, जब आप एनर्जी को कंजर्व करोगे, सेव करोगे। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन ही क्या है आज के समय में, एनर्जी प्रोडक्शन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हो गया होगा क्लियर। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इसी सेशन के साथ में ये चैप्टर होता है कंप्लीट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा जो क्लास 10th फिजिक्स है उसका सिलेबस भी होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी ने इस सिलेबस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।